नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं टीडीएस के बारे में। आप सभी ने कभी ना कभी टीडीएस के बारे में तो सुना ही होगा कि टीडीएस क्या होता है, और कभी कभी आपकी कुछ इनकम पे आपका टीडीएस कट भी हुआ होगा। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि बेसिकली टीडीएस होता क्या है, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, टीडीएस क्यों काटा जाता है, टीडीएस कौन सी इनकम पे काटा जाता है, सारी की सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि आपको जहाँ पर सोर्स से ही आपका जो टैक्स डिडक्ट होता है उसको टीडीएस बोलते हैं, यानी कि स्रोत पे कर कटौती। यानी कि अगर आपको कोई इनकम जनरेट होती है तो वहाँ से ही आपका टैक्स कट करके ही आपके पास इनकम आती है, और ये जो टैक्स कहलाता है जो आपकी इनकम पे ही कट हो गया, यानी कि सोर्स पे जो कट हो गया उसको हम टीडीएस बोलेंगे, राइट। तो टीडीएस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे आपका टीडीएस पहले से ही कट करके सरकार के पास आपके बिहाफ पे जमा हो जाता है, ताकि उसका बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम आगे आने वाली वीडियो में, यानी कि आगे हम पॉइंट ज़रूर कवर करेंगे। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि टीडीएस सिर्फ सैलरी पे ही कट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी इनकम है जहाँ पर आपका टीडीएस कट होता है। तो वो अगर आप एक बड़ा बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे आपके एक्सपेंस भी होते होंगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिया होगा या प्रोफेशनल सर्विस ली होगी, तो इन सब चीज़ों में भी आपका टीडीएस कट होता है। तो टीडीएस के वैसे अलग बहुत सारे प्रोविज़न है इसकी साइट पे, कि बहुत सारे सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि 194 बीबी है जो हॉर्स रेसिंग से विनिंग में आपको जो भी इनकम होती है उस पे है, तो उस पर 30% का टैक्स लगता है, और उसकी लिमिट है 10,000 रुपीज़, यानी कि 10,000 से ज़्यादा का अगर आपको हॉर्स रेस विनिंग से आपको जो इनकम हुआ है उस पर 30% का टीडीएस देना होता है, यानी कि वहाँ से आपको अपनी इनकम पे ही टैक्स कट करके सरकार के पास चला जाता है। और ये है 194C, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए है, जिसकी लिमिट सिंगल ट्रांजैक्शन की 30,000 रुपीज़ है और अग्रीगेटेड की 1,00,000 रुपीज़ है। अगर आप 30,000 रुपीज़ का जो भी पेमेंट सिंगल करते हो तो आपको टीडीएस कट करना है, और अग्रीगेटेड 1,00,000 यानी कि 1,00,000 से बढ़ जाता है साल भर में तो आपको टीडीएस कट करना होगा। तो इसके अलग अलग रेट है, यानी कि कोई पर्सन और एचयूएफ के लिए ये 1% का रेट है, और अदर देन पर्सन और एचयूएफ के लिए 2% का है, यानी कि कोई कंपनी हो गई तो उसके लिए 2% का रेट है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने सारे सेक्शन सरकार ने बनाए हुए हैं, उनकी सबकी लिमिट अलग अलग है और टीडीएस कट करने का रेट भी अलग अलग है। तो ये आप अपनी वेबसाइट पे देख सकते हो, और ये जो रेट है वो हर साल चेंज होते रहते हैं और कभी नहीं भी होते हैं, लेकिन ये जब बजट आता है तब हमको पता चल जाता है। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि टीडीएस क्या होता है बेसिक चीज़ों में। तो एक एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं कि सेक्शन 194G और H में अगर हम किसी कमीशन का पेमेंट करते हैं तो उस केस में कैसे हमको अपना टीडीएस का डिडक्शन करना चाहिए, कितने रेट पे। तो इसमें 5% का रेट है 194G में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5% का आपको डिडक्शन करना, 5% के रेट से आपको डिडक्ट करना होता है। तो यहाँ पर 20,000 का कमीशन को पे करने से पहले अगर हम 5% का टीडीएस कट करके उनको 19,000 का पेमेंट करेंगे, और ये जो 1,000 का पेमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट को जाएगा। यहाँ पर
19,000 का पेमेंट पार्टी बी को जाएगा और 1,000 पार्टी ए गवर्नमेंट को पेमेंट करेगी, टीडीएस पार्टी बी का जमा करेगी। और ये पार्टी बी की जो सारी की सारी डिटेल होगी वो गवर्नमेंट के पास जाएगी कि इसकी इतनी इनकम हुई है और किस पार्टी से हुई है, कब हुई है और कौन से सेक्शन में हुई है। ये सारी जानकारी जो है वो यहाँ पर दी जाती है। तो टीडीएस का बेसिकली कॉन्सेप्ट तो यही है। तो अब हम ये जानते हैं कि टीडीएस की अलग अलग लिमिट होती है इनकम की। मतलब कि कुछ केस में ऐसा है कि अगर इतनी लिमिट से ज़्यादा अगर आपको कोई इंसान पेमेंट कर रहा है तो आपको वो टीडीएस कट करके देगा, लेकिन अगर उससे कम है तो वो कट करके नहीं देगा। जैसे कि सैलरी का केस हम देखें तो सैलरी में बेसिक जो हमारा स्लेब रेट है वो 2.5 लाख और 3 लाख रुपए वाला है। तो अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख या 3 लाख उससे कम है तो वो टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी आप पे नहीं होगी, यानी कि टीडीएस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आपका टीडीएस कट नहीं होगा। तो टीडीएस की एक लिमिट होती है इनकम की। और टीडीएस जो कट होता है वो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन अपने पास रखेगा। टीडीएस का प्रोविज़न सरकार ने इसलिए लाया है कि जो भी पेमेंट करने वाला इंसान है वो दूसरे इंसान को जो पेमेंट करता है उसके बिहाफ पे उसका टैक्स कट करके हमको जमा करा दे, ताकि हमारी साल भर में इनकम भी होती रहे और कोई इंसान अपनी इनकम छुपा भी नहीं सके। तो अगर किसी दूसरे इंसान के ऊपर वो लायबिलिटी आ जाती है कि इस इंसान का टीडीएस आपको कट करके जमा कराना है, तो सामने वाला इंसान अपना इनकम छुपा नहीं सकता है, क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी जानकारी चली जाती है। तो टीडीएस वो जो कट करके अपने पास नहीं रखता है वो सरकार के पास जमा करा देता है। और उसके भी लिए आगे अलग अलग से रूल्स है कि टीडीएस जमा कब कराना होता है, उसकी रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है, कब होती है, उसके फॉर्म वगैरह क्या होते हैं, वो भी हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप जब आईटीआर फाइल करते हैं तो आप फॉर्म 26 AS में जाके आपकी टीडीएस की डिटेल देख सकते हैं कि आपका कितना कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कौन सी पार्टी से हुआ है, सारी की सारी डिटेल्स आप फॉर्म 26 AS में जाके देख सकते हैं, जो आईटीआर फाइल करते टाइम आप ले सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि टीडीएस कौन काटता है। तो टीडीएस हर कोई इंसान नहीं काट सकता है या कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता है। ये एक कंपनी के लिए प्रोविज़न बनाया गया है, ये कंपनी वाले इसको काटते हैं। और कुछ चीज़ों में इंसानों को भी टीडीएस काट के सरकार के पास जमा कराना होता है। और टीडीएस काट के जमा कराने के लिए आपके पास 10 नंबर होना ज़रूरी है। तो ये भी पैन कार्ड जैसे आप कंपनी का 10 नंबर बना सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको भी अपना 10 नंबर बनाना है और कंपनी की जो भी प्रोसेस है वो जाननी है तो आप हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको जो भी पैन कार्ड या 10 कार्ड आपको जो बनाना होता है वो बना देंगे। तो ये भी हमने देख लिया कि टीडीएस डिडक्ट करके हमको गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है और उसके बिहाफ पे करना होता है, यानी कि आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल भी सारी देनी होती है, जिसके हिसाब से आपका पेमेंट सरकार के पास जाता है, राइट। तो मान लीजिए कि अगर आपका टीडीएस ज़्यादा कट हो गया है और सरकार के पास जमा हो गया है तो हम क्या करेंगे। तो उसमें आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपका टीडीएस ज़्यादा कट हो गया है तो साल के एंड में आप जब अपना रिटर्न फाइल करते हैं तब टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकते हैं। मानो कि आपकी इनकम जो 5 लाख रुपए है तो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 5 लाख तक की इनकम पे आपको 100% टैक्स रिबेट मिल जाता है। लेकिन आपका कोई टीडीएस कट करके सरकार के पास जमा हो गया है तो आप आईटीआर फाइलिंग के टाइम अपना टीडीएस रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं और विदिन अ मंथ और 2 में आपके पास अपना जो रिफंड है वो आ जाता है।
तो अगर आपको अपना रिफ़ंड लेना है तो आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। ऐसे ही आप अपना रिटर्न फाइल किए बिना नहीं ले सकते हैं रिफ़ंड। तो टीडीएस का प्रूफ क्या है, यानी कि किसी इंसान ने आपका जो टीडीएस कट किया है तो उसका प्रूफ क्या है। हो सकता है कि आपको उसने ऐसा बताया हो कि हमने आपका टीडीएस कट किया है और सरकार के पास जमा किया है, लेकिन उसने ऐसा ना किया हो। तो उसका प्रूफ क्या है, क्योंकि हमें तो अपनी इनकम जो है वो टीडीएस कट करके मिली है, यानी कि कम इनकम मिली है। तो हम तो ऐसा सोच के चलते हैं कि भाई हमारी जो भी इनकम है और जो टैक्स है वो सरकार के पास चला गया है, ऐसा करके। तो उसके लिए कोई भी पर्सन अगर आपका टीडीएस कट करेगा, डिडक्ट करेगा, तो आपको एक सर्टिफिकेट देगा। तो अगर आप उसको अपनी डिटेल्स देते हैं, पैन कार्ड नंबर और ये सब, तो वो आपके बिहाफ पे सरकार को आपके पैन नंबर के हिसाब से सरकार के पास जमा कराएगा और आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी देता है। अगर आप अपना डिटेल्स यानी कि पैन कार्ड नंबर ये सब नहीं देते हैं तो आपको हायर टीडीएस कट होगा। जैसे कि कुछ केस में तो 30% तक का आपका टीडीएस सरकार के पास जमा हो जाता है अगर आपने कोई भी प्रकार की पैन कार्ड बताया नहीं है। तो नुकसान आप ही को है, क्योंकि सरकार चाहती है कि आपकी सारी डिटेल इनकम की सरकार के पास जाए। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका ज़्यादा टैक्स कट होता है। तो इसीलिए हायर टीडीएस रेट का भी प्रोविज़न उन्होंने रखा है। टीडीएस सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने आगे आपको बताया कि आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट होता है तो उसके प्रूफ के तौर पर हमको टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता है। एक होता है फॉर्म 16, उसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि जो भी सैलरीड पर्सन होता है तो उसकी जो टीडीएस कट हुआ है उसकी सारी जानकारी फॉर्म 16 में दी जाती है। उस फॉर्म 16 कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है, उसमें सारी डिटेल होती है कि आपकी बेसिक सैलरी क्या है, आपके जो भी डिडक्शन वगैरह क्या है, वो सारी की सारी डिटेल फॉर्म 16 में दिख जाती है। और दूसरा होता है फॉर्म 16A, अदर देन जो सैलरी होती है तो आपको फॉर्म 16A मिलता है। यहाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई है और एस आ गया है, लेकिन फॉर्म 16A आता है टीडीएस सर्टिफिकेट में। तो ये सर्टिफिकेट एक प्रूफ है कि आपका सरकार के पास टीडीएस जमा हो गया है। टीडीएस के रिटर्न, तो हमने जो भी इंसान के टीडीएस का पेमेंट सरकार को किया है तो उसकी सारी डिटेल देने के लिए हमको टीडीएस रिटर्न फाइल करने होते हैं। तो टीडीएस रिटर्न आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्म 26Q अदर देन सैलरी के लिए। अगर आपने किसी इंसान का टैक्स डिडक्ट किया है और अदर देन सैलरी किया है तो आपको फॉर्म 26Q में डिटेल देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैलरी के अलावा सारे टीडीएस का रिटर्न फॉर्म 26Q में ही जाता है, जैसे कि रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट हो गया। फॉर्म 24Q टीडीएस ऑन सैलरी, अगर आपने सैलरी पे किसी का टीडीएस डिडक्ट किया है तो आप फॉर्म 24Q में अपनी सारी की सारी डिटेल देंगे, राइट। और फॉर्म 27Q नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए है कि नॉन रेसिडेंट पर्सन का अगर आपने किसी भी प्रकार का सैलरी के अलावा टीडीएस कट किया है तो उसकी डिटेल सारी फॉर्म 27Q में जाएगी। टीडीएस कौन सी इनकम पे कट होता है, तो हमको ऐसा था पहले कि सैलरी पे ही टीडीएस कट होता है, लेकिन बहुत सारी इनकम पे कट होता है। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन पेमेंट, हाउस सेल करते हैं उस पर भी टीडीएस कट होता है, इंश्योरेंस कमीशन, बैंक में से हमको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी होता है, सिक्योरिटी पे जो इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि समझ लो कि किसी प्रकार की सिक्योरिटी है उस
पे जो इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कि डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो उस पर भी हमारा TDS कट होता है। अदर देन सिक्योरिटीज यानी कि बैंक इंटरेस्ट इसमें आ गया। रेंट का अगर हम पेमेंट करते हैं, किसी भी प्रकार का रेंट, यानी कि वो ज़रूरी नहीं है कि घर हो या बिल्डिंग हो, मशीनरी पे भी हमारा TDS कट होता है अगर हमने रेंट पेमेंट किया है। प्रोफेशनल फीस पे होता है, ऑनलाइन गेमिंग पे होता है, और अपने कोई लॉटरी वगैरह जीती है तो उस पर भी आपका TDS डिडक्ट होता ही है। और बहुत सारी इनकम पे TDS आपका डिडक्ट होता है, लेकिन यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ थोड़ी कम ही डिटेल्स बताई है। तो TDS का पेमेंट कब तक सरकार को कराना होता है, यानी कि हमने जो भी पेमेंट इकट्ठा किया है TDS काट के, तो वो सरकार को कब देना होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम अब रोज़ रोज़ सरकार के पास एक एक दिन में जाएंगे कि आज हमने इसका पेमेंट लिया है तो इसका पेमेंट आप रख लो, ऐसा करके। तो उसके लिए भी एक लिमिट है कि जिस महीने में हमने किसी का TDS काटा है उसके दूसरे महीने की 7 तारीख तक आपको TDS सरकार को जमा कराना होता है। जैसे कि आपने अप्रैल महीने का जो भी TDS कलेक्ट किया है पूरे महीने का, तो आप मई महीने की 7 तारीख तक यानी कि 7 दिन में सरकार तक ये टैक्स जमा कराएंगे। यानी कि मार्च में जो भी मार्च महीने की लिमिट अलग है कि मार्च मंथ में हमने जो भी TDS जमा किया है तो वो अप्रैल की 30 तारीख तक हम यहाँ सरकार को जमा करेंगे, क्योंकि मार्च जो फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है तो ज़्यादा ही काम होते हैं, तो इसके लिए सरकार ने हमको थोड़ी राहत दी है और उसकी लिमिट थोड़ी बढ़ा दी है। तो अब देखते हैं कि TDS का रिटर्न कब फाइल होता है। तो आगे हमने देखा था TDS रिटर्न के फॉर्म। तो TDS का पेमेंट मंथली होता है, लेकिन TDS का जो रिटर्न होता है वो क्वार्टरली होता है। यानी कि आपको हर 3 महीने में रिटर्न फाइल करना है। यानी कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल से जून तक का। अप्रैल से जून तक का जो भी हमने जो TDS कट किया है उसकी पूरी की पूरी समरी और सारी डिटेल हम 31 जुलाई को जो रिटर्न फाइल करेंगे तब देंगे। फिर आता है दूसरा क्वार्टर, जुलाई टू सितंबर। जुलाई टू सितंबर में हमने जो भी TDS कट किए हैं वो 31 अक्टूबर तक सरकार को जमा करेंगे। और यहाँ आप सारा दूसरी भी डिटेल देख सकते हो कि कौन से 4 क्वार्टर है और कब तक आपको उसका रिटर्न फाइल करना है। तो अब देखते हैं TDS लेट फी। अगर आपने TDS किसी का कट नहीं किया या रिटर्न आपने लेट फाइल किया तो आपको कितना कितना लेट फी देना हो सकता है। तो अगर आपने किसी का TDS कट ही नहीं किया तो आपको 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देना होता है। और आपको अगर आपने TDS तो कट किया है लेकिन उसको जमा नहीं कराया तो आपको 1.5% का इंटरेस्ट पर मंथ देना होगा। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको पर डे के हिसाब से 200 रुपये तक का इंटरेस्ट देना होगा। यानी कि अगर आपने TDS कट नहीं करते तो 1% पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर देना है सरकार को इंटरेस्ट। और आपने पेमेंट तो इकट्ठा कर लिया लेकिन सरकार को जमा नहीं कराया तो 1.5 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर आपको सरकार को इंटरेस्ट देना होगा। और आपने सरकार को पेमेंट तो कर दी है लेकिन रिटर्न ही फाइल नहीं करे TDS के तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। तो TDS का पेमेंट कैसे करें, तो पहले NSDL की वेबसाइट पे जाके आप TDS का पेमेंट कर सकते थे, लेकिन अब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ही TDS का पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से भी ये हो सकता है या 281 नंबर का चालान जनरेट करके भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर कुछ रेट मैंने बताए हैं। ऐसे तो TDS के बहुत सारे सेक्शंस है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ बताए हैं, जैसे कि 194A है। तो अगर आपको FD में या किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट मिलता है और अगर आप सीनियर सिटीज़न है तो 50,000 की लिमिट है, यानी कि 50,000 से ज़्यादा का अगर आपको बैंक इंटरेस्ट देती है तो आपको 10% का TDS रेट लगेगा। यही लिमिट अदर पर्सन को, यानी कि 60 साल से नीचे वालों को 40,000 की है, यानी कि 40,000 से अगर आपका बढ़ जाता है इंटरेस्ट तो आपको 10% का TDS सरकार के पास जमा होगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है।